हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस फिजिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द 9th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी फिजिक्स बुक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर का बेसिक पर्पस है, या इस पूरी लेक्चर सीरीज का जो बेसिक पर्पस जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो सिर्फ और सिर्फ है आपका बोर्ड्स पे फोकस, कि बोर्ड्स पे अच्छे मार्क्स कैसे आए। ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज का आप यूज नीट और जेई के बेसिक्स, या फिर बोल सकते हो कि एनसीईआरटी अगर आपकी सोल्व नहीं है तो उसको सोल्व करने के लिए कर सकते हो, है ना। लेकिन पूरा का पूरा नीट और जेई यहीं से होगा, ये ऐसा नहीं है। इसका मेन पर्पस है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो बोर्ड्स हैं उस पर फोकस करना, या फिर मान सकते हो कि आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो भी सीबीएसई के बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो भी उसमें सिलेबस दिया हुआ है, वो बेसिकली आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब मान सकते हो कि 95% आपका एनसीईआरटी में से ही स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या बात करेंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर में आपने बात करी थी लाइट से रिलेटेड, है ना। लाइट से रिलेटेड हम बात कर चुके थे। लाइट को ये मान लिया था हमने लास्ट चैप्टर में कि लाइट क्या है आपकी, लाइट इज नथिंग बट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इफ लाइट अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सिंपल सी बात है, वो वेव की तरह मूव करेगी। और लाइट जो है, लाइट अगर वेव की तरह मूव करेगी तो सिंपल सी बात है, अब जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी आपकी कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट है। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ आपकी अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से लेके कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 750 या 800 नैनोमीटर के आसपास जो लाइट है, जो आपकी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है आपकी लाइट। ठीक है, और उसकी स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड कितनी होती है, अगर वैक्यूम में मूव कर रहे हैं तो स्पीड आपका सिंपल सी बात है, स्पीड है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है। इतना भी समझ में आता है कि जो लाइट है, ये लाइट है बेटा, ये क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हो, किसी अंधेरे रूम में तो कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं, मतलब देता नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइट है, इस लाइट की हेल्प से ही तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, टू सी एनी ऑब्जेक्ट आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है, रियल लाइफ में। ठीक है, इन रियल लाइफ you need visible light to see objects। इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए, वहां पे आपने रिफ्लेक्शन और अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहां भी बेसिक सी बात है ना। तो इतना तो समझ में आता है कि जो रियलिटी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो मूव कैसे करती होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सिंपल सी बात है, जब लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो लाइट आपका कुछ साइन वेव की फॉर्म में मूव करती है हमने, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे पढ़ा था हमने, ऐसे कुछ ऐसे मूव करती होगी। ठीक है, और ये है आपका सिंपल वेव की डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इतनी ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कि स्पीड इतनी फास्ट है और वेवलेंथ इतनी छोटी है। ठीक है, अगर वेवलेंथ इतनी छोटी है तो लाइट को पढ़ने के दो तरीके हैं, मतलब बेसिकली इस बुक में 3। ठीक है, सबसे पहला जो है जिसको बोला आपने रे ऑप्टिक्स, जिसको क्या नाम दिया आपने, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जो इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे। सेकंड जो आपने पढ़ा जिसको बोला वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और जो थर्ड जो पढ़ोगे जो आपका वेव ऑप्टिक्स, या फिर बोल सकते हो लाइट के बाद जो चैप्टर जहां पे आप फोटो इलेक्ट्रिक जो भी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और उस सब की बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करोगे, वो वहां पे बात करेंगे। लेकिन यहां पे दो बातें इतनी समझ में आती हैं कि रे ऑप्टिक्स में क्या है। रे ऑप्टिक्स जो अभी आप पढ़ रहे हो इसमें सिंपल सा मतलब है कि लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन, लाइट
लाइट, यहां पे ये कंसीडर करेंगे कि लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों किया? लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इसलिए किया बेटा क्योंकि लाइट की स्पीड, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एक तो सबसे पहली बात, और उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। और वेवलेंथ इतनी कम है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जहां से भी लाइट टकरा के आपकी आईज पे पड़ती है, उसके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी है। ठीक है, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है बेटा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब यह है कि इसकी इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से आपकी आईज को पता ही नहीं चलता कि लाइट वेव की तरह आ रही है। हमारी आंखों को ऐसी फीलिंग आती है कि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज हो गया, वो सब हो गया, वो सब हम कहां पे पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहां पे ये मान के चलते हैं कि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स जो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उस वेव ऑप्टिक्स में सिंपली आप कुछ नहीं पढ़ोगे, वहां पे लाइट का वेव नेचर स्टडी करोगे। वहां पे सही में मानोगे कि लाइट क्या है, आपका वेव की तरह मूव करती है। और वहां पे जब दो लाइट आपस में, मतलब बोल सकते हो कि वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये सारी चीजें पढ़ोगे कि लाइट जब आपस में मिलेगी तो कैसे बिहेव करेगी, जब उसको एक्चुअली वेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये छोटा छोटा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। जो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट को पढ़ने जा रहे हैं तो लाइट को पढ़ने का बेसिक थीम है क्या। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आता है आपका लाइट, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली लाइट आता है आपका द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब लाइट को पढ़ने से पहले हम छोटी सी बात ये भी कर सकते हैं, जो हमने यहां तक पढ़ा जी लाइट ऐसी ऐसी होती है। एक छोटी सी चीज आपको जो पता होगा, जब सबसे पहले जो केस हम पढ़ते हैं लाइट में, वो पढ़ते हैं आपका रिफ्लेक्शन, वो पढ़ते हैं आप रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और फिर पढ़ेंगे बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और फिर पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, जो इन्हीं बेसिकली जो लाइट के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पे फोकस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मेन हेडिंग है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको थोड़ा सा भी याद होगा, जब आपने मतलब क्लास 10th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब लाइट किसी इंटरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए। मीडियम का मतलब है जहां पे लाइट ट्रेवल करेगी या जहां पे लाइट ट्रेवल करती है। द सिंपल मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू इन सेम मीडियम, in same medium is known as reflection, is known as reflection। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसको बोला सबसे मेन चीज जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट किसी मीडियम में वापस आ जा रही है। ठीक है, अब जब आप रिफ्लेक्शन को पढ़ते हो तो एक और चीज आपको याद होगी जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको क्या बोला गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोला गया कि जब लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो वो किन पर्टिकुलर बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ठीक है, किन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, उसको नाम दिया हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया उसको हमने? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये एक इंटरफेस है, ऐसा शो करने का मतलब है कि लाइट इसके पार नहीं जा पाएगी। ठीक है जी, अब जो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया जिसको बोलते हैं नॉर्मल, जिसको क्या बोला हमने? नॉर्मल। ठीक है, अब जो लाइट है वो आ रही है, मान के चलो इस डायरेक्शन में, ये एरो दिखा रहा है कि लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, और इस मीडियम से टकरा के जा रही है इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आर आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, आई आर का मतलब है इंसिडेंट से। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पे ना नॉर्मल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल क्या है? जो सरफेस से नॉर्मल है। कहां से नॉर्मल है बेटा? सरफेस से नॉर्मल है। तो पहला जो लॉ है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसने बोला द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट हमेशा याद रखना मेरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और आपकी क्या बोलते हैं आपका नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है, अब यहां पे मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं जो मैं अभी बता देता हूं जी। एक वर्ड करेंगे रे और दूसरा वर्ड यूज करते हैं बीम। रे का मतलब होता है एक सिंगल, बोल सकते हो कि लाइट क्या है कि वो अब लाइट एक मतलब एक अभी लाइन में तो निकलेगी नहीं, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में निकलेगी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में निकलेगी, लाइंस की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, लेकिन अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन में जब पढ़ते हैं तो ऐसी जो बना रहा हूं मैं बार बार, जिसको बोलते हैं आपका रे ऑफ लाइट। ठीक है, और बहुत सारी रेज जब आपस में मिल जाती हैं, बहुत सारी रेज जब आपस में मिल जाती हैं, बोल सकते हो द बंडल ऑफ रेज, उनको नाम दे दिया हमने सिंपल बीम ऑफ लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? तो कुछ एक चीजें जो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला क्या है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेकंड जो मेन लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या है, सेकंड मेन लॉ जो आपका रिफ्लेक्शन का है, उसने बोला बेसिकली कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे क्या होंगे, दे शुड बी इन वन प्लेन, दे शुड बी इन वन प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक है, ये एक ही प्लेन पे होने चाहिए। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर जगह वैलिड है, ये लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ये हर जगह वैलिड है जब लाइट एक ही मीडियम में किसी सरफेस से टकरा के वापिस आ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपकी बुक में अभी मतलब प्लेन मिरर वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आपकी बुक में जो मेन जो सिलेबस है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात करते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या है बेसिकली, आपने पढ़ा भी होगा पहले। स्फेरिकल मिरर्स होते हैं आपके दो टाइप के बेसिकली मिरर आप पढ़ते हो, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर अगर ऐसी कोई शेप है, ऐसी कोई शेप है और ये जो पीछे जो बनता है मतलब ये मिरर का साइन है कि लाइट इससे आर पार जा नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया आपका, और इस डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही है, ये जो एरो बनाया ये क्या बनाया है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो पहला वाला जो केस है इसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई? इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम कॉनकेव मिरर। क्या मेरी बात समझ में आई? और सेकंड केस की अगर बात करते हैं हम, अगर ऐसी कोई शेप है, ऐसी कोई शेप है और इस डायरेक्शन में, और अगेन जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको नाम देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए जब कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी करते हैं, जब मतलब दोनों मिरर्स को या फिर मिरर्स को स्टडी करते हैं, तो कुछ एक बातें आपके दिमाग में पहले ही होनी चाहिए। वो क्या है कि जो बेसिकली जो आप बोल सकते हो जो अभी मतलब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कैसे इस चीज को पढ़ा जाए, कैसे ऐसी मतलब लैंग्वेज डेवलप की जाए कि इनको पढ़ना इजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका, सबसे पहले जो पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं आपका पोल, जिसको क्या बोलते हैं आपका पोल, जिसको बोल सकते हो आप, जिसको बोल सकते हो आप पी पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये सेंटर ऑफ मिरर भी बोल देते हैं कभी कभी। पोल क्या होता है? ये जो पॉइंट है जिसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ मिरर। क्या मेरी बात समझ में आई? एक और पॉइंट जो होते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है दूसरा पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
एक तो पहला पॉइंट तो आ गया आपका पोल, पहला पॉइंट क्या आ गया आपका पोल। दूसरा पॉइंट आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा पॉइंट है, बोल सकते हो कि जब मिरर को काटा गया होगा, ठीक है, बोल सकते हो कि अब कोई बोल सकते हो कोई स्फेयर है, ठीक है, लेट्स से कोई स्फेयर है हमारे पास, लेट्स से ये कोई स्फेयर है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ये कोई अभी स्फेयर है बेसिकली, बोल सकते हो मिरर, जिससे मिरर को अभी बनाया गया, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इसका सेंटर मान लिया यहां पे, ठीक है, ये सेंटर है, हमें क्या करना है, एक बेसिकली कॉनकेव मिरर काटना है इससे, इससे क्या करना है, हमें एक कॉनकेव मिरर काटना है। तो मैंने क्या किया, ये इसका बैक साइड हो गया और यहां से मैंने कट कर दिया, यहां से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आपको क्या मिला, आपको मिला एक कॉनकेव मिरर। क्या मिला बेटा, आपको एक कॉनकेव मिरर मिला। जब आपको कॉनकेव मिरर मिला तो बोल सकते हो कि जब कॉनकेव मिरर मिला होगा तो जिस स्फेयर से उसको काटा गया होगा उसका कोई सेंटर रहा होगा, उसका कोई सेंटर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, उसका कोई सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो जिस सेंटर से उस पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को काटा गया है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको नाम दिया हमने, लेट से यहां पे है सी, और यहां के लिए जब होगा तो स्फेयर दूसरी साइड से काटा गया होगा कॉन्वेक्स के केस में, तो यहां पे आ गया कहीं, मान के चलो सी। तो सी पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो आपकी लाइन ज्वाइन करती है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, जो लाइन आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं अभी हटा देता हूं, ये जस्ट समझाने के लिए था कि आपको पता हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा क्यों गया, ठीक है। ऐसा सेंटर जहां से ऐसा स्फीयर, जिस स्फीयर से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को काटा गया, ठीक है। अब जो लाइन ज्वाइन करती है आपका सेंटर और पोल को, सेकंड थर्ड आता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पोल, line joining the center and pole, लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है, सीधी लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है सीधी लाइन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दिया उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई है, उसको नाम दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। अब एक और चीज यहां पे आती है, और पोल और सेंटर और कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर और कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या नाम देते हैं हम, उसको नाम देते हैं हम नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीपी, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is termed as radius of curvature, क्या मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और चीजें मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी बुक में जो लिखी गई है, ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख लेना, यू क्या होता है आपका, मैक्सिमम जो यहां पे लिखा गया है, यू होता है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा मिरर के सामने, तो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में, उसको डिनोट किया जाएगा यू से, ठीक है जी। फिर आता है वी, V is nothing but the distance of image from the pole, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ में आई। और एक और चीज आती है जो अभी हम स्टडी भी कर लेंगे, लेकिन बता देते हैं, F होती है आपकी फोकल लेंथ, F क्या होती है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको, जो साइन जो बोल सकते हैं, जो हम मतलब टर्मिनोलॉजी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे
बस मैंने पहले से थोड़ा बहुत लिखा है, मैंने थोड़ा बहुत यहां पे लिखा है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो कि कैसे अभी टॉपिक को आगे लेके जाना है, कैसे टॉपिक को आगे लेके जाना है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चलें। आगे जो मेन हेडिंग आता है, जो बोल सकते हो आप मिरर में भी यूज होगा और लेंस में भी यूज होगा, ठीक है, वो आता है आपका साइन कन्वेंशन। वो क्या आती है आपकी? साइन कन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। सबसे पहले तो पढ़ी क्यों जाती है? साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ी जाती है कि हम एक फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आप उसको हर केस में यूज कर सकते हो। दैट्स वाई बस साइन कन्वेंशन यूज करके, साइन कन्वेंशन की यू कब नेगेटिव लेना है, यू कब पॉजिटिव लेना है, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे जो फॉलो करने वाले वो आती है आपकी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वो क्या आती है आपकी? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसको हम थ्रू आउट अगर कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी डेरिवेशन है, वहां पे फॉलो करेंगे, वहां पे फॉलो करेंगे। ठीक है, एक चीज से समझते हैं। लेट से ये आपका क्या है, मान के चलो कि ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका? कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट की डायरेक्शन ये है। तो साइन कन्वेंशन ने ये बोला, साइन कन्वेंशन ने आपको क्या बोला? साइन कन्वेंशन ने आपको बेसिकली ये मतलब ये आपको बोला कि पहली बात तो, पहला जो है चीज, पहली बात तो all the distances measured from the pole, all the distances measured from the pole। हमेशा याद रखना कि कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो वो कहां से होगा? वो हमेशा पोल से ही होगा। ठीक है जी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स जो आगे जाके पढ़ोगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, यहां जो पढ़ रहे हैं हम मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो सारे के सारे जो डिस्टेंसेस है वो कहां से मेजर होंगे? आपका पोल से ही मेजर होंगे, पोल से ही मेजर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या है कि अब इस पोल से अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन कहां जा रही है लाइट की? यहां जा रही है, मतलब अभी मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब आपका डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस, याद रखना हमेशा, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑल द डिस्टेंसेस in the direction of light are taken as positive, in the direction of light taken as positive। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तीसरा पॉइंट, all the distances opposite in the direction of light is taken as negative, all the distances। और ये जो साइन कन्वेंशन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन पूरी की पूरी यूज होगी जब आप लेंसेज भी पढ़ोगे, जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस opposite in the direction of light are taken as negative, हमेशा याद रखना मेरी बात। ये तीनों चीजें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। बाकी तो चलो सिंपल है, बोलने का मतलब है कि अगर इस पोल से मुझे आगे की तरफ को डिस्टेंस लेना है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है, इस डायरेक्शन में, तो क्या आएंगे? पॉजिटिव। और पिछली डायरेक्शन में लेने, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है? लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो ये कैसे लेने हैं? नेगेटिव लेने हैं। हमेशा याद रखना। ये बोल सकते हो कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इजी पड़ेगा, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा इजी पढ़ने वाली है ये चीजें। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? आई होप आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। एक और चीज
जो भी डिस्टेंसेस इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को लिए जाते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। यहां पे बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मिरर के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर कुछ भी अगर मेजर करना है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में पूरी तरह से अच्छे से फिट होनी चाहिए, पूरी तरह से अच्छे से फिट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहां पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, मतलब बोलने का मतलब है ना कि आपको अभी स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है कि जैसे आगे आगे चीजें आएंगी तो उन चीजों को कैसे मतलब इजीली टैकल करना है, इजीली हैंडल करना है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां पे साइन कन्वेंशन तक? ठीक है, साइन कन्वेंशन के बाद आता है आपका फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होती है? फोकल लेंथ ऐसा आप बोल सकते हो कि एक चीज ऊपर डिफाइन की थी हमने, फोकस। ठीक है, जहां पे मेरे को याद होगा हमने बात करी थी फोकस या फोकल लेंथ की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई बोल सकते हो कि स्फेरिकल मिरर की बात करिए, हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही अभी ले लेते हैं। मान के चलो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका, सॉरी हाँ, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, बात समझ में आई भी? अब क्या बोला गया, सबसे पहले तो ये रहा पोल, इसका पोल, ये इसमें बोला गया कि पैरेक्सियल रेज, द पैरेक्सियल रेज का मतलब आपकी बुक में वर्ड भी यूज किया गया पैरेक्सियल। पैरेक्सियल का मतलब होता है कि ये जो भी लाइट आ रही है जो इस मिरर से टकराएगी आके, वो इस पोल के बहुत पास है, पोल के बहुत पास है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि जब इस चीज को किया गया तो जो भी डेरिवेशंस आपने करी वो पूरी की पूरी डेरिवेशंस में डिस्टेंसेस काफी छोटे लिए गए। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स लिए गए काफी छोटे लिए गए। तो ये बोला गया कि जब कोई लाइट, पैरेलल लाइट, मान के चलो ये पैरेलल लाइट है, ठीक है, ये पैरेलल लाइट है, जब ये पैरेलल लाइट इस कॉनकेव मिरर से टकराई, कॉनकेव मिरर से टकराई, तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, और उस कन्वर्ज जहां पे हुई उसको बोला गया फोकस। क्या बोला गया बेटा उसको बोला गया फोकस। क्या मेरी बात समझ में आई? और उस पॉइंट को फोकस बोलने का मतलब है कि ये जो लाइन है ये टकरा के कहां से पास करी, ये टकरा के पास करी फोकस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कहां से पास करी, फोकस से। ठीक है, ये होता है आपका कहां के लिए, ये होगा आपका बेसिकली कॉनकेव मिरर के लिए। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट टकराती है तो वो टकरा के डाइवर्ज करती है। क्या करती है बेटा? डाइवर्ज करती है। क्या करती है, यहां पे गलत बन गया, क्या करती है, डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज मतलब कि दूर जाती है उससे। और जब ये डाइवर्ज होती है लाइट तो ऐसा लगता है ये किसी पॉइंट से आ रही है, किसी पॉइंट से आ रही है, और उस ये कॉन्वेक्स के लिए ये होता है उसका फोकस। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं हम फोकल लेंथ। उसको क्या बोल देते हैं हम? फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो अभी के लिए इतना काफी, जब आगे आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं हम नॉर्मल। जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात भी करी थी तो वहां पे बात करी थी नॉर्मल। मैं यहां पे एक और चीज बता रहा हूं जो आगे काम आएगी, कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, मान के चलो यही आपका कोई मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर मान के लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। ठीक है, अब ये इस पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस में जो पोल है बच्चे, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, फोकस तो यहां कहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कोई भी लाइन अगर आप इस पे रेडियली अगर इस पे फेंकोगे, रेडियली इस पे फेंकोगे तो ये टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मेरे को बताना है। बोलने का मतलब है कि मिरर्स के केस में जो नॉर्मल होता है वो आपका रेडियस जो आपका किसी भी सरफेस, मतलब बोल सकते हो जो स्फेरिकल सरफेस पे बनाती है, वही आपका नॉर्मल होता है, वही आपका नॉर्मल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इतनी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? यहां तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां के रेडियली आप क्या करो, जो स्फेरिकल सरफेस पे अगर आप लाइन डालोगे तो वो आपका टेंजेंट के ऊपर क्या बनाएगी, नॉर्मल, और वही आपका स्फेरिकल सरफेसेस के लिए नॉर्मल होता है, वही आपका स्फेरिकल सरफेसेस के लिए नॉर्मल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, बस ये जो हमने ऊपर किया उसी को यहां पे दिखाया। ये है आपका कौन सा, ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट टकरा के मिलती है और कॉनकेव में और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है जी, अब अगर लाइन पैरेलल नहीं आ रही है, अगर लाइन पैरेलल नहीं आ रही है, जो आपका थर्ड केस है, और टकरा के क्या हो रहा है, जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो I इज इक्वल टू आर तो रहेगा। लेकिन अब ये जो अगर लाइट पैरेलल आ रही होती प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास करती, लेकिन अगर अब प्रिंसिपल से पैरेलल नहीं आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है, तो वो फोकस से तो पार नहीं करेगी, वो फोकस से तो पार नहीं करेगी, लेकिन जिस प्लेन से पास करेगी, हमेशा बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, अगर किसी एंगल पे आ रही है तो वो हमेशा किस प्लेन से, जिसको बोलते हैं आपका फोकल प्लेन से पास करेगी। ठीक है, छोटी सी बात याद रखना, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करेगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है लेकिन आप है ना किसी एंगल पे आ रही है तो वो कहां से पास करेगी, वो फोकल प्लेन से पास करेगी, वो फोकल प्लेन से पास करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो ऊपर हमने बातें करी बस उसी से रिलेटेड यहां पे हमने लास्ट में बात करी। ठीक है जी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई, क्योंकि आगे अगर कभी रे डायग्राम आपने 10th क्लास में भी बनाए होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई पूछता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल नहीं आएगी तो वो कहां से जाएगी बच्चे, वो सिंपल सी बात है, वो कहां से जाएगी, फोकल प्लेन से पास करेगी, फोकल प्लेन से पास करेगी। अंडरस्टैंडिंग बड़ी थोड़ी सी, थोड़ा कुछ समझ में आया? ठीक है, और कुछ एक चीजें जो बोल सकते, हाँ एक और आपकी बुक में, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ मिरर्स, इन केस ऑफ मिरर, लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, लेट्स से दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये है आपका, मान के चलो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इस केस में ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या है कि ये रहा फोकल एफ और यहां पे रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इस केस में ये है आपका, मान के चलो फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, बात समझ में आई? मान के चलो जो लाइट है, मान के चलो जो लाइट है, जो लाइट है वो आ रही है पैरेलल। अभी हमने बात करी अगर लाइट पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो वो अब ये रहा इसका, ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ दोनों एंगल कैसे बनाते हैं बेटा, सेम बनाते हैं। तो ये एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टकरा के कैसे जाएगी, फोकस से पास करेगी, और ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा।
सिंपल केस है। इसको मान लिया पॉइंट M, इसको मान लिया पॉइंट P, और जब इसको मिला देंगे तो लेट से दिस, और इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं कि ये सारे आपका बोल सकते हो कि F और P के बीच में मिला के, मतलब ये जो छोटा सा जो गैप है ये क्या है आपका, नेग्लेजिबल है। ठीक, एजम्पशन है कि जो भी रेज मानते हैं हम कैसी मानते हैं, पेरेक्सियल मानते हैं। कैसी मानते हैं बेटा, पेरेक्सियल मानते हैं। दूसरे केस में क्या है, ऐसे रे आएगी, ठीक है। अब टकरा के उस रे को जाना कहां है, टकरा के उस रे को डाइवर्ज करता हुआ फील करना है, लेकिन एंगल कहां से पता चलेंगे, ये तो हो गया आपका नॉर्मल, और एंगल टकरा के कुछ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे कुछ जाएगा। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थे दोनों मिला के थीटा, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। सेम यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, अपोजिट एंगल मान के चलो 2 थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया हमने सिंपल क्या किया, सिंपल चीजों को, मतलब एक बोल सकते हो कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अभी ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ते हो उसका यूज करेंगे यहाँ पे, कि कैसे हमें यहाँ तक, मतलब कैसे हम इन चीजों को सोल्व करना है। ठीक है, कैसे हमें किसी रिलेशन पे पहुंचना है। हमने बोला कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने f, और सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया मैंने, उसको मान लिया हमने r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेम वहां भी कर सकते हो। अब यहां पे क्या लिखता हूं, अगर मैं tan थीटा लिखता हूं, अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, tan थीटा की वैल्यू MP डिवाइडेड बाय CP या फिर CP को बोल सकता हूं मैं R, और tan थीटा सबको लिखना आता है। ठीक है, tan 2 थीटा की वैल्यू लिखूं मैं, tan 2 थीटा की वैल्यू MP बाय फोकल लेंथ F। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यहां पे ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये बोला गया है इस पर्टिकुलर की ऑल रेज आर पेरेक्सियल। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो tan थीटा इतना छोटा है कि इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूं थीटा के बराबर। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जो वैल्यू लेके चलते हो आप, मतलब जो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। जब थोड़े थोड़े एंगल बढ़ाते जाओगे, मान के चलो sin 0.01, तो उसकी वैल्यू भी बहुत ही कम आएगी। अप्रोक्सीमेटली एंगल और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम आना स्टार्ट हो जाती है। और यहां भी एंगल इतना छोटा है कि tan 2 थीटा को लिख दिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो मतलब थीटा की वैल्यू MP बाय R और 2 थीटा की वैल्यू है MP बाय F। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना? क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू MP बाय R एंड 2 थीटा इज इक्वल टू MP बाय F। बात समझ में आई कि नहीं? तो 2MP बाय R इज इक्वल टू 2MP बाय F। अगर मैं यहां पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को देखूं आपस में, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, 2MP बाय R इज इक्वल टू MP बाय F। F क्या है, फोकल लेंथ। MP ने MP को काट दिया, और R की वैल्यू आई 2 इंटू F। R की वैल्यू किसके बराबर आई, 2 इंटू F। और छोटी सी बात ही, और दूसरे केस में भी यहां भी आप सेम कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये रहा P पॉइंट, ये रहा M पॉइंट, यहां भी सेम ही बात आएगी, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने की बात है कि ये चीज आई क्यों। क्योंकि जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां पे दोनों में से एक ही दिया होगा, या तो R दिया होगा या तो F दिया होगा। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ मिरर के लिए वैलिड है, लेंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ओनली valid in mirrors। हमेशा याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके डबल होती है, 2 टाइम्स लार्जर देन दी फोकल लेंथ।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इज इक्वल टू 2 टाइम दी फोकल लेंथ, 2 टाइम दी फोकल लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक थोड़ी सी अभी क्लैरिटी हुई है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। ये रिलेशन जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, बाय डिफॉल्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन बेसिकली क्या है कि आपको जो रिलेशन है, रिलेशन फाइंड करना है। इसका मेन पर्पस क्या है मिरर इक्वेशन का? एक दो चीजें मेन पर्पस है। सबसे पहला पर्पस तो है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, जो आपने 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा भी होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सेकंड क्या होता है आपका? टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, ये दो चीजें, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मिरर इक्वेशन जब आएगी ये हर केस के लिए वैलिड होती है। वैलिड बोलने का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स में भी लगेगी और ये कॉनकेव में भी लगेगी। ठीक है, लेकिन इस जो मिरर इक्वेशन है इसको फाइंड कैसे करना है, कैसे रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के बेसिक जो फीचर है, क्योंकि रे डायग्राम आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसको जाके रिवाइज भी कर सकते हो। और कुछ एक चीजें मैं यहां पे आपको बताता हूं कि कोई भी रे डायग्राम बनता कैसे। रे यहां पे एग्जांपल ये है आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का। ठीक है, रे डायग्राम के लिए क्या किया इन्होंने? रे डायग्राम के लिए लेट्स से ये आपका है सिंपल, ये है आपका कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर की ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आपका पोल, ये है फोकल लेंथ, और ये कहीं मान लिया इतना ही दूर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ एक चीजें हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ और ये सारी चीजें बना ली। और लेट से यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट मान लिया आपने AB ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट मान लिया आपने h। ये आपके पास सिचुएशन पहले से दी है। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट AP का जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलते हैं वो है u। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, सारे डिस्टेंस कहां से मानेंगे? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहां से चला है तो रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? रे ऑफ लाइट अगर मैं बोलूं तो रे ऑफ लाइट पहले अगर पैरेलल जा रही है तो ऐसे जाएगी, है ना, पैरेलल जा रही है तो ऐसे जाएगी, और पैरेलल जा रही है तो ये कहां से पास करेगी? पैरेलल जा रही है तो आपका कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहां से बात करेगी? पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। हमेशा याद रखना पहला पॉइंट, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो फोकस से पास करेगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी, जो केस है आपका कॉन्वेक्स का। सेकंड केस, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वहीं की वहीं वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वैसे वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट आप मतलब मिरर पे डालोगे तो वो क्या बनेगा? वो नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल के केस में I और R दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चे? सेम होते हैं। तो यहां से कोई भी लाइन अगर मैं डालूं सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए, ऐसा ये टेढ़ी कैसे बन गई? ये कुछ ऐसी दिखाई देगी और ये ऐसे ही वापस आ जाएगी। ऐसे आ रही है और टकरा के ऐसे ही वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के केस में क्या होता है? लाइट वैसे ही वापस चली जाती है। जब भी रे डायग्राम बनाओ एग्जाम में तो स्केल का यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर कोई एंगल अगर मैं पोल पे डालूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सेम। तो आपका वो कहां से पास करेगा? कुछ ऐसे पास करेगा। और जहां पे ये तीनों पॉइंट आपस में कट करेंगे यहां पे बनेगी आपकी इमेज। यहां पे क्या बनेगी? आपकी इमेज। यहां पे बनेगी इमेज ऐसे। एक और तरह से इमेज बना सकते हो, अगर लाइट आपका फोकल लेंथ से पास करती है तो वो मिरर पे पड़ते ही पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और इसको मान लिया मैंने A डैश B डैश।
कुछ एक चीजें हमेशा ध्यान में रखना जो आपने क्या पढ़ी है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज क्या होती है, अगर लाइट किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ना, मतलब रियलिटी में दिख रही है कि हाँ कन्वर्ज हो रही है। वर्चुअल का मतलब है कि वहां से निकल कन्वर्ज नहीं हो रही, वहां से किसी पॉइंट से निकलती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही वो होती है वर्चुअल इमेज। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, और लार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ये चीजें भी आपको एक बार 10th की जो बुक है वो पढ़ना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। बहुत सारी चीजें मतलब बोल सकते हो जिसने 10th अच्छे से पढ़ा है तो ये तो 10th से बस ये जो अभी डेरिवेशंस हैं ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहां से और पोल के बीच का ये डिस्टेंस हो गया आपका v, इमेज इतनी दूर है, और इसका हाइट मान लेता हूं मैं h डैश, और फोकस और पोल के बीच का इसको मान लिया मैंने फोकल लेंथ। ये सारी चीजें मेरे को है। अब मैं क्या करता हूं, सिमिलर ट्रायंगल के रूल्स जो हमने पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा बहुत मतलब यहां पे करने की ट्राई करता हूं, और उसको यूज करके हम किसी पर्टिकुलर अभी रिलेशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, यहां पे एक और चीज, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां पे दिखाई देगा कहीं पे गिरता हुआ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहां तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पॉइंट लेट से ये एम पॉइंट है, एम और पी इतना छोटा है कि आपको ये सीधा दिखाई देने लगेगा। यहां पे बनाने के लिए बड़ा बनाया क्योंकि आपको हर जो अभी सिमिलर ट्रायंगल में तो लाइन सीधी होंगी ना, एम और पी को सीधा माना गया है, एक्चुअल में सीधा नहीं है, एक्चुअल में सीधा नहीं है। तो हम एक एक करके ट्रायंगल मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रायंगल मान के चलते हैं, हम दो ट्रायंगल मान के चलते हैं। सबसे पहला ए डैश बी डैश और लेट्स से एफ, एंड दूसरा आपका एफ एम पी, दूसरा आपका मान लिया एफ फोकल लेंथ एम और पी। ये दो ट्रायंगल क्या है आपस में, सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि दो एंगल तो सेम है ही है। ठीक है, बाकी एंगल भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगा इसका, अगर मैं इस पे देखने जाऊं तो ए डैश बी डैश, अगर मैं लिखूं ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एम पी इज इक्वल टू यू कैन से ए डैश एफ डिवाइड बाय, इसको मैं कैपिटल एफ ले लेता हूं ना ताकि कंफ्यूजन ऑफ फोकल लेंथ जो बाद में रिप्लेस करूं, ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। एमपी को अगर आप देखोगे, एमपी और ए बी आपस में अभी बराबर है क्योंकि दोनों को पैरेलल लाइन ने बनाया। एमपी और ए बी देखो जरा, दोनों की सेम है, तो एमपी की जगह ए बी लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइड बाय एफ पी। ये एक रिलेशन या पहली इक्वेशन मान सकते हो इसको मैंने क्या मान लिया, पहली इक्वेशन मान लिया। सेकंड दो सिमिलर ट्रायंगल को चूज करते हैं। सेकंड दो जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उसमें से मान ली मैंने एक ए बी पी, ये बड़ी सी ट्रायंगल, और दूसरी मान ली मैंने एंड ए डैश बी डैश पी, दूसरी मान ली मैंने ए डैश बी डैश पी। आप और ट्रायंगल मान के भी कर सकते हो, आपकी बुक में ऐसे किया है तो इसलिए ऐसे कर रहा हूं। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर अभी ट्रायंगल्स हैं इनको ऐसा मानने का पर्पज है कि आपको यू वी और एफ पे कोई रिलेशन पे पहुंचना है, आपको किसी रिलेशन पे पहुंचना है वहां पे। ठीक है, कि मेरी बात समझ में आ गई। जब आपको किसी रिलेशन पे पहुंचना है तो आपको ऐसी ही ट्रायंगल चूज करनी है जहां पे यू वी एफ दिया हो। अगर मैं यहां पे चलूं तो अगेन मैं अगर यहां पे लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ए डैश बी डैश ए बी, और इज इक्वल टू ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए डैश पी डिवाइडेड बाय एपी। ओके, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो जो राइट हैंड साइड है उसका भी रेशियो सेम आएगा, तो वहां पे है ए डैश एफ। अब मैं ए डैश एफ को कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं ए डैश एफ जो वहां पे है यहीं पे लिख देता हूं, फिर उसको डायरेक्टली लिख लेंगे हम। अगर ए डैश एफ यहां पे है तो ए डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप यहां पे देखोगे तो ए डैश एफ हो जाएगा आपका एपी, क्या हो जाएगा एपी माइनस ए डैश एफ हो जाएगा एपी माइनस एफ पी, सॉरी ए डैश पी माइनस
एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, 1 और 2 को आपस में कंपेयर करता हूं तो आएगा मेरा ए डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी इज इक्वल टू ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ए पी की जगह मैं यू पुट करूंगा, ए डैश पी की जगह मैं वी पुट करूंगा और एफ पी की जगह वी। आप जो भी यहां पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे इक्वेट करके आई है, इस इक्वेशन को इक्वेट करके देखोगे यहां पे यू वी और एफ के अलावा और कोई भी टर्म नहीं है। जिस रिलेशन पे हमें पहुंचना था, जिस रिलेशन पे हमें पहुंचना था वो हमें यहां पे मिल गया। जिस रिलेशन पे पहुंचना था वो हमें यहां पे मिल गया। तो क्या करना है, ए डैश पी की जगह पुट करूंगा मैं वी, एफ पी की जगह पुट करूंगा मैं एफ पी की जगह पुट करूंगा फिर से एफ, ए डैश पी की जगह फिर से पुट करूंगा वी और ए पी की जगह पुट करूंगा यू। ए पी की जगह पुट करूंगा मैं यू। ये तो हमने यूज कर लिया, लेकिन हम यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है। छोटा सा पॉइंट ये है कि हमने साइन कन्वेंशन को यूज करना है। साइन कन्वेंशन को यूज करना है। अगर आप यहां पे देखो, साइन कन्वेंशन ने क्या बोला था, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट सारे नेगेटिव और लाइट की डायरेक्शन के अगर साथ में हो तो सारे पॉजिटिव। तो यहां पे अगर आप देखोगे सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या है, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? इसलिए नेगेटिव है कि सारे के सारे पोल से मेजर करने और अपोजिट टू लाइट की डायरेक्शन में। लाइट की डायरेक्शन कहां को जा रही है, बी से एम की तरफ को जा रही है, लेकिन सारे जो डिस्टेंसेस है वो कहां है, पी से ए की तरफ को। तो विद द हेल्प ऑफ बाय साइन कन्वेंशन अगर मैं साइन कन्वेंशन लगा दूं तो v की जगह क्या लिखूंगा, माइनस वी, f की जगह माइनस तो प्लस f हो जाएगा, f की जगह फिर माइनस f, v की जगह माइनस v और u की जगह माइनस u। ठीक है, इसको सॉल्व जब मैं करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस से माइनस तो कट गया। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, v बाय एफ, माइनस माइनस कट गया, -1 इज इक्वल टू वी बाय यू, इज इक्वल टू वी बाय यू। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में क्या करता हूं मैं, दोनों साइड से मैं v से डिवाइड कर देता हूं। दोनों साइड में v से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से v से v कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 बाय वी, वहां पे आ जाएगा 1 बाय यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर जब मैं इसको बस -1 बाय वी वाली टर्म को वहां लेके जाऊंगा तो सिंपल हो जाएगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। ये रिलेशन आया आपका। सिंपली आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? छोटी सी मतलब बोल सकते हो कि अभी जो बोल सकते हो कि माइंड में गया, ये कैसे आया 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। सिंपल है, हमने लास्ट में साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय वी, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, इसको या फिर मिरर इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन हाँ, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करनी, और ये हर पहले तो हर मिरर के लिए ही अभी वैलिड है। दूसरा कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, ये उस चीज के लिए भी वैलिड है, ये उस केस के लिए भी वैलिड है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपकी टर्म जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं तो यहां पे पहुंचना है हमने साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज अगर साइज ऑफ उसमें मैं देखूं तो कौन से ट्रायंगल मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं, u और v में रिलेशन निकालना है। तो सिंपल आप ट्रायंगल लेके चलो, एक तो ट्रायंगल लेके चलो आप u और v में ना, ABP ट्रायंगल, अगर मैं ABP देखूं, ट्रायंगल ABP, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखूं मैं, A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, जो ऊपर भी किया था हमने। तो अगर मैं उसमें लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइज ऑफ इमेज A डैश, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो A डैश B डैश, क्या लिखा मैंने, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू A डैश P, A डैश P, A डैश P डिवाइडेड बाय A डैश P, A डैश P डिवाइडेड बाय AP डिवाइडेड बाय AP। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? A डैश B डैश को माना था मैंने H डैश और AB को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
ए डैश पी क्या वी है और ए पी क्या है यू है, ए पी क्या है यू है। ये थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये क्या है यू है। अब जब मैं साइन कन्वेंशन लगाने जाऊंगा, जब मैं साइन कन्वेंशन लगाने जाऊंगा तो एच डैश तो क्या आएगा इन्वर्टेड है, तो बोला बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगे सारे नेगेटिव, तो इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस एच, है ना, क्योंकि ये जो लिखना शुरू किया ये किसकी हेल्प से लिखना शुरू किया बच्चे, ये है आपकी साइन कन्वेंशन बाय साइन कन्वेंशन, जो आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की है। जो आपने साइन कन्वेंशन की तो इसके थ्रू मैं क्या लिख सकता हूं माइनस एच डैश डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू वी भी नेगेटिव यू भी नेगेटिव, वो तो ऊपर भी किया माइनस वी बाय माइनस यू, माइनस ने माइनस को क्या कर दिया कट कर दिया, तो एच डैश बाय एच आ गया आपका माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू, और माइनस एच डैश बाय एच को बोला साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू, और इसी को नाम दे दिया मैग्निफिकेशन। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? ये फॉर्मूला भी कहां से आया, कैसे आया, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये पता तो होना चाहिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन कैसे लगानी है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। v बाई यू वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी तो करना है, बट साइन कन्वेंशन कैसे लगानी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बोल सकते हो कि डेरिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइन कन्वेंशन। ठीक है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस अपनी 10th की बुक से कर सकते हो कि कैसे रे डायग्राम बने। बेसिक अगर बीच में कोई पूछ भी ले, ठीक है, कि रियल इन्वर्टेड वर्चुअल कहां पे कैसे बनेगी, वहां पे होता था ना कि जैसे हम सी से एफ पे गए तो सी पे वहीं पे रहा, वैसे किया, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है तो बोलने का मतलब है कि साइज इंक्रीज हुआ है, 1 से छोटी आती है तो साइज डिक्रीज हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल हैं जो अभी मतलब आपके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले आते हैं, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज कवर्ड विद ओपेक। बोलने का मतलब है कि जो पोल है उससे नीचे वाला जो हाफ है उसको हमने कवर कर दिया, मतलब वहां से लाइट जा ही नहीं सकती। सबके दिमाग में आएगा आंसर, सबके दिमाग में आएगा आंसर की आधी इमेज बनेगी, आधी इमेज बनेगी। हमेशा ध्यान रखना जब भी मिरर को ढक दिया जाता है, ठीक है, या कुछ कर दिया जाता है तो इमेज हमेशा पूरी बनेगी, इमेज हमेशा पूरी बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा। जब सरफेस कोई ढक दोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो हमेशा ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी या जो इमेज बनी है वो उतनी ब्राइट नहीं बनेगी। इट विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने के लिए सरफेस ही नहीं है। ठीक है, तो इमेज तो पूरी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? इमेज तो पूरी बनेगी, इमेज हमेशा फुल बनेगी, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, और यू कैन से द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट विल रिड्यूस। क्या दिमाग चलने लगा है तो अभी थोड़ा सा? ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा अभी लंबा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका बोल सकते हो कि आप 50% पार्ट तो पहले 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, चीजों को इमेजिन करने की ट्राई करनी है, समझने की ट्राई करनी है और अपने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चीजें और आसान लगने लगेंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिग 9.7 शो बाय अ सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन of its image explain why the magnification is not uniform with the distortion of image depend upon the location of the phone with respect to mirror। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, हमने क्या बोला था कि जो सिंगल अगर इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो एक इन्वर्टेड बनाएगा, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टली लंबा पड़ा हुआ है,
ठीक है। और ये कहां के बीच में रखा गया है, सी और एफ के बीच में रखा गया है। तो जैसे जैसे आप सी से एफ के बीच जाओगे क्या इमेज चेंज होती जाएगी? बोलने का मतलब कि यहां पे तो पहली बार अगर सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, तो आपकी मैग्निफिकेशन सेम नहीं आएगी, हर पॉइंट पे बदलती जाएगी। ये तो वही बात होगी कि अगर आप सी से एफ की तरफ मूव करोगे तो इमेज का साइज बढ़ता जाता है और इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ बनाया है। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है? उसकी मैग्निफिकेशन कभी सेम आएगी ही नहीं, हर पार्ट की डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर पार्ट पोल से एक डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हर पार्ट आपका डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, क्या थोड़ी सी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। An object is placed at 10 cm 5 cm in front of a concave mirror of radius of curvature. Find the position, nature and magnification of the image. सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर फर्स्ट वाले की बात करूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है जी। और मैग्निफिकेशन की भी मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन भी हमने पढ़ ली है -v/-u। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और हमने क्या रिलेशन डिराइव किया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ विल बी 15.2 मींस 7.5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चे? 7.5 सेंटीमीटर आएगा आपकी फोकल लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो u, फर्स्ट केस में u कितना होगा? दिया तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेना कैसे है? -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्यों लिया -10 सेंटीमीटर? एफ भी कितना लेना है? एफ भी लेना है आपका -7.5 सेंटीमीटर। इसको 1/u v इज इक्वल टू 1/ उसमें पुट करोगे तो आंसर मिलने लगेगा। आंसर मिलने लगेगा तो v की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, v की जो भी वैल्यू आई होगी उसको फिर कहां पे पुट करोगे? मैग्निफिकेशन वाले में, v/u में, -v/u में, और वहां भी साइन कन्वेंशन के साथ ही रखोगे। ठीक है, वहां भी साइन कन्वेंशन के साथ ही रखोगे। और दूसरे केस में क्या है? यहां पे u अगेन वही रहेगा -10 सेंटीमीटर। एफ भी क्या रहेगा? -7.5 सेंटीमीटर। और पहले केस में याद रखना जो v आएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ से पीछे रखा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? अभी डिस्टेंस कितना है? u 10 सेंटीमीटर। लेकिन सेकंड केस में ध्यान रखना v पॉजिटिव आएगा। v कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। और सेकंड केस में जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। फर्स्ट में कैसी बनेगी? रियल बनेगी। हमेशा याद रखना, क्योंकि v नेगेटिव आ गया मतलब मिरर के सामने जहां पे बननी चाहिए वहां पे बनेगी। लेकिन सेकंड केस में v पॉजिटिव आएगा, और जब v पॉजिटिव आने लगेगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है, v कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन होगा, और सेकंड केस में भी 1, मतलब मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आएगा दोनों के केस में। मैग्निफिकेशन दोनों के केस में मोर देन 1 आएगा। हमेशा ध्यान रखना ये बात। ठीक है, लेकिन एक में रियल इरेक्ट बनेगी और दूसरे में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। पहले वाले में कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरे वाले में कैसी बनेगी बेटा? दूसरे वाले में बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना आना चाहिए बस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, m की वैल्यू, वो v/u का रेशियो तो बाद की बात है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब कैसी इमेज बनी है? इन्वर्टेड। कैसी बनी है? इन्वर्टेड। ठीक है, और m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई इन केस ऑफ कॉन्केव तो कैसी है? इरेक्ट। कैसी है? इरेक्ट। कैसी है? इरेक्ट। हमेशा ध्यान रखना ये बात। ठीक है, कि मेरी बातें समझ में आ रही है? यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in a side view mirror of r is equal to 2 मीटर। ठीक है, r is equal to 2 मीटर है तो फोकल लेंथ आपको पहले ही मिल गई 1 मीटर।
ठीक है जी, क्योंकि r/2 होता है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज एट 39। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे, वैसे बाकी इस क्वेश्चन भी इसमें करने हैं सॉल्व, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -39, सॉरी u की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहली बात तो जो साइड व्यू मिरर होता है, जो साइड व्यू मिरर होता है वो कैसा होता है, साइड व्यू मिरर आपका कॉन्वेक्स होता है। साइड व्यू मिरर कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है जी। तो u की वैल्यू कितनी होगी -39, u तो क्योंकि मिरर के सामने ही होगा। लेकिन अब यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, स्टार्टिंग में पढ़ा था जो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा वो उल्टा, ठीक है। तो यहां पे हमेशा याद रखना फोकल लेंथ +1 होगी, +1 मीटर, ठीक है। v जो भी आए तो सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या यहां से v निकल आएगा, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई। फिर क्या करोगे आप, जब v की वैल्यू कुछ भी आई, ठीक है, जहां तक मेरे को याद है इस क्वेश्चन में v की वैल्यू, अगर मैं आपको इसी में दिखा देता हूं जो आपकी बुक में एग्जाम्पल सोल्व किया है, अगर मैं इसी में आपको दिखा दूं, अगर आप देखोगे इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है, ठीक है। ये तो हमने ऊपर वाला तो समझ में आता है, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे इन्होंने v की वैल्यू कितनी निकाली, v की वैल्यू अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू कुछ नहीं आई, 39/40 मीटर आई। कितनी वैल्यू आई, 39/40 मीटर। सिंपल फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू आई, ठीक है जी। अब जब इसकी ये वैल्यू आई आपकी 39/40 मीटर, ठीक है, तो 5 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितना चल जाएगा, 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट चल जाएगा। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट होगा 34 पे, क्योंकि 39 पे तो पहले ही है। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कितना होगा, 34 पे, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ में आई। और उस 34 के लिए v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई 34/35। बोलने जहां पे जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, पहले तो उन्होंने क्या किया, u था 39, तो v की वैल्यू कितनी आई, जो भी आया ये 39/40। फिर बोला कि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट होगा 34 पे। तो इस 34 के लिए फिर से v निकाला और इस v की वैल्यू आई 34/35। v की वैल्यू कितनी आई, 34/35। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मतलब ये ना बोल सकते हो कि समझने वाली बात है। सबसे पहले तो दिमाग में बिठाना कि मिरर कौन सा दिया है, मिरर दिया कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। यहां पे आया 34/35, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो चला कितना, जो भी चला ये 5 मीटर चला, इमेज कितनी चली, इमेज कितनी चली। क्या मेरी बात समझ में आई होगी। इमेज कितनी चली, दोनों को माइनस किया, 1 सेकंड में चली ना ये, इमेज कितनी चली, ये 39/40 पहले निकाला था, दूसरे में कितना आया 34/35। तो 1 सेकंड में इमेज कितनी चली, 1/280 मीटर। 1 सेकंड में कितनी चली, 1/280 मीटर। और 1 सेकंड में जब 1/280 मीटर चली बच्चे, तो सिंपल सी बात समझ आ रही है ना, उसकी स्पीड कितनी हुई, 1/280 मीटर पर सेकंड, 1/280 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। सिंपल सी बात, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दो जो v निकाले हैं दोनों को आपस में माइनस किया। प्रैक्टिस के लिए आप बाकी तीनों केसेस जो भी दिए हैं वो भी सोल्व कर सकते हो। ये पहले v निकालना है, फिर 1 सेकंड के बाद निकालना है, फिर आप ऐसे करते करते इजीली आंसर आने लगेंगे। ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा अच्छे से करोगे, और चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जब हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।